खास तौर पर जो बीजेपी का टेन्योर रहा उसमें 2 बार डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलना, इसकी जो कसक है वो विपक्ष के सामने आई। विपक्ष के जितने नेता हैं वो बार बार एक ही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। एक परंपरा चली आ रही थी, लेकिन पूरी मेजॉरिटी के साथ आने के बाद बीजेपी ने कभी डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को ऑफर नहीं किया। इसके बाद एक तरह से विरोध स्वरूप के सुरेश को उतारा गया और यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट है कि ओम बिरला मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आमतौर पर इस संवैधानिक पद पर यदि आम सहमति से कोई उम्मीदवार आता है तो वो एक अच्छी परंपरा होती है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला के प्रस्तावक बने और कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। इसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दल मौजूद हैं और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें डिप्टी स्पीकर पद या तो किसी सहयोगी दल को दिया जा सकता है या अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त ही रहा है, तो देखना होगा, ये भी दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल का जो बयान आया वो भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि स्पीकर के चुनाव से पहले डिप्टी स्पीकर पद पर जो बहस की जा रही है वो ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति का हम समर्थन नहीं करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डिप्टी स्पीकर पद एक तरह से विपक्ष का मुद्दा है, उन्हें अपने कैंडिडेट को उतारना था। और देखिए, ये वो मौका है जब विपक्ष इस बार पिछले 2 बार के मुकाबले ज़्यादा सशक्त और मजबूत दिखाई देता है। वो तमाम मुद्दों को इसी तरह उठाता रहेगा। पहले सत्र से ही स्पष्ट हो गया कि विपक्ष इस बार किस अंदाज में जाएगा, चाहे वो शपथ ग्रहण हो, पहले दिन जब सांसद शपथ ले रहे थे उस समय संविधान की कॉपियां लेकर बाहर प्रदर्शन करना हो, और अब स्पीकर पद पर भी विपक्ष लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा। झटका भी लगा है, इंडिया ब्लॉक में एकता नहीं, पहले से भी ये कड़ी कमज़ोर रही है। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ नाराज़गी जता दी, उनका कहना है कि कोई सहमति नहीं ली गई, कोई बातचीत नहीं की गई। जब कैंडिडेट का नाम तय किया गया तो टीएमसी का साथ विपक्षी एकजुटता में नहीं दिखाई देगा, इससे भी एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो संख्या बल के आधार पर ओम बिरला बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। हमारी सहयोगी कोमल शर्मा लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। खासतौर पर जैसा मैंने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी की तरफ से कौन लोग शामिल हो रहे हैं कोमल, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डिप्टी स्पीकर पद पर भी क्या यहाँ पर बात हो सकती है? जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग हो रही है अमित शाह जो हैं उनके ऑफिस में हो रही है और इसमें खास बात ये है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष डिप्टी स्पीकर को लेकर के पीछे पड़ा हुआ है कि विपक्ष की साइड से होना चाहिए नाम जो, तो उस पर क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। और अभी ये बैठक जारी है। इस बैठक में जितने भी एनडीए के फ्लोर बड़े लीडर्स हैं वो वहाँ पर है, साथ में किरण रिजिजू है, धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी इसमें शामिल है, एचडी कुमार स्वामी भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से ये रणनीति बीजेपी बनाएगी, क्योंकि देखिए, हालांकि एनडीए को अगर देखते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव होता है तो एनडीए जो है वो अभी भारी है विपक्ष पे, क्योंकि विपक्ष एक तो एनडीए के जो 293 जो है वोट हैं अगर चुनाव होता है तो, और वहीं विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष में 293 के बराबर नहीं है। और वहीं पर ही टीएमसी जो है वो नाराज़ बैठी है कांग्रेस से कि ना तो उनसे पूछ करके स्पीकर पद का नाम जो है वो के लिए जो नामांकन दिया है के सुरेश का, उनसे पूछा भी नहीं गया, या ये मुद्दा उठाया तब भी नहीं पूछा गया। हालांकि कांग्रेस मनाने की उनको कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ऐसे में टीएमसी के 29 सांसद हट जाते हैं, वोट कम हो जाते हैं, तो 205 पे ही जो है विपक्ष सिमट जाएगा। और या अगर मिल भी जाते हैं तब भी जो अगर संख्या देखेंगे, संख्या बल देखेंगे तो वो एनडीए के पास ज़्यादा है। हालांकि विपक्ष बावजूद उसके विपक्ष जो है वो अपनी मजबूती सदन में इस मामले में भी दिखाना चाहता है, इसीलिए कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है कि सभी सदन में मौजूद रहें ताकि एक विपक्ष का दबदबा जो है वो दिखाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे संख्या बल में कम इस वक्त जो है दिखाई दे सकते हैं, एनडीए जो है मजबूती से अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा हो
और लेकिन वहाँ कोमल, पर ये विपक्ष महत्वपूर्ण बात है जो अभी आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा सांकेतिक चुनाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष के पास में या एनडीए के पास में पर्याप्त संख्या बल दिखाई पड़ता है, और इधर इंडिया ब्लॉक जो है वो संख्या बल में तो कमजोर है, उसमें भी टूट फूट दिखाई देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो सरकार है वो सहयोगियों के साथ में चल रही है। ऐसे में जब भी मतदान होगा, इस तरह की कोई भी परिस्थिति सदन में बनेगी, तो बीजेपी बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगी। और इस बैठक में इस पर कितना विचार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, हालांकि जब आपको पता टीडीपी और जेडीयू जब मिलने की बात हो रही थी तो काफ़ी सारी बातें आई थी कि टूट सकती है, विपक्ष ने भी एक दावा किया था कि टूट सकती है। लेकिन जिस तरीके से तब से लेकर के अब तक ओथ सेरेमनी से लेकर के और अब तक जितने भी कैबिनेट की बैठक हुई, जिस तरीके से चल रही है, एक साथ एनडीए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक मनमुटाव कहीं भी सामने नहीं आ रहा। पूरी सहमति जो है अंदर पक्ष में बनी है अध्यक्ष के नाम को लेकर के, स्पीकर के नाम को लेकर के, तो वहां पर अभी ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जब गठबंधन की सरकार होती है तो एक खतरा तो बना रहता है, लेकिन उसको किस तरीके से मेंटेन करके बीजेपी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, वो साफ दिखाई देता है। बल्कि टूटन जो दिखाई दे रही है अभी, जब चुनाव है, ये सत्र शुरू होने में और पहले ही अध्यक्ष का चुनाव है, उसको लेकर के विपक्ष में ही जो है इंडिया गठबंधन, उसी में टूटन दिखाई दे गई। टीएमसी जो है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस चुनाव में जो है हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसे में अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो विपक्ष जो है बिखरता हुआ साफ दिखाई देगा कि एक बड़ा जो है फैसला होने जा रहा है, और जहां पर विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जितने, एक तो संख्या बल में कम और उसमें भी उनमें टूटन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बनिस्बत यहाँ पर अपनी पुरजोर मौजूदगी दिखाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल, इस बैठक का और तमाम खबरों का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।